हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुदर्शन स्टडी जोन में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन बताने जाने वाला हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसलिए पहला मैं चैप्टर 1 से 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें वीवीआई क्वेश्चन है और आगे भी मैं हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ कुछ कर करके बताऊंगा। तो इसमें आप 5 क्वेश्चन देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका वीवीआई क्वेश्चन आंसर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। पहला हमारा है क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम भूमिका होती है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है। राष्ट्रवाद एक सामाजिक परिकल्पना होती है। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम पढ़ के सुना देते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम भूमिका होती है। अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। हमको पता हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको समझाने का सबसे आसान तरीका हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। आप लोग जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे जो देश के फौजी हैं भारत देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि वो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करते हैं, अपने देश के प्रति सोच को बढ़ाते हैं, अपने देश के प्रति जागरूक रहते हैं। आप भी रहते होंगे, हम भी रहते हैं। तो फौजी ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर कोई अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। जैसे आप अपने भारत देश से प्रेम करते हैं, आप अपने भारत देश के लिए राष्ट्रवाद का विकास कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? राष्ट्रवादी हो जाएंगे, क्योंकि यह भावना आप में पनप रही है। तो इसी को हम सबसे आसान भाषा में लिखे हैं कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले यूरोप में हुआ था। सबसे पहले यूरोप में हुआ था। क्या हुआ था यूरोप में? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में कैसे क्रांति हुआ था? 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ था। और यह क्वेश्चन भी पूछता है, यह भी वीवीआई है। इसके बाद हम वही क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन वीवीआई है। तो आपके याद के लिए बता दें कि फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। और कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। और जिस व्यक्ति में यह राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं, और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। तो समझ गए राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी अहम छोरों में अहम भूमिका होती है। अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। या उसी को हम सबसे आसान भाषा में क्या लिखे हैं? तो जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में हो गया था। जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। और फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का भावना विकास हुआ था। राष्ट्रवाद में हुआ था फ्रांस में। क्या हुआ था राष्ट्रवाद में सबसे पहले? इसके बारे में चलिए जानते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो मैं आपको अब 1789 ईस्वी के कुछ क्रांति के बारे में बता देता हूँ। तो हुआ क्या था 1789 ईस्वी में? वहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो हम 1789 ईस्वी की क्रांति के कहानी हम बता देते हैं, उसी से आप आंसर बता सकते हैं। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में लुई 16वां था जो राजा था। कहाँ का? फ्रांस का। फ्रांस का राजा लुई 16वां था, जो निरंकुशवादी राजा था। निरंकुशवादी राजा किसको कहते हैं? जो भ्रष्टाचार करता है। जो भ्रष्टाचार करता है। जो भ्रष्टाचार करता है, जनता की भलाई नहीं करता है, जनता की भलाई नहीं करता है।
जो जनता की भलाई नहीं करता है, किसी को देखना नहीं चाहता, गरीब मजदूर को सहायता नहीं करता, गरीब मजदूर को अच्छा सा भोजन नहीं देता है। जो होता थे सैनिक को रखता था, वो सैनिक को बढ़िया से भोजन नहीं देता था, और कुछ कुछ ऐसे नियम लगाया था जिससे कि किसान मजदूर थे, किसान मजदूर गरीब ये सब जो थे मध्यम वर्ग के लोग, ये सब क्या थे, उनके विरोध में आ गए थे। वो सब इसके प्रतिक्रियावादी राजा था। ये कैसा था? निरंकुशवादी राजा था, प्रतिक्रियावादी राजा था, क्योंकि इसके शासनकाल में ना भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जितना भी भ्रष्टाचार। और ये तो अपने शासनकाल में ना सबसे खराब काम सामंती व्यवस्था को लागू किया था। इसने अपने शासनकाल में सबसे खराब काम सामंती व्यवस्था को लागू किया था। सामंती व्यवस्था में होता क्या था कि भले किसान जमीन का होता था, भले किसान जमीन का होता था, सॉरी भले जमीन किसान का होता था, लेकिन उस पर अधिकार सामंत का होता था। अब सामंत का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। सामंत का अर्थ आप इस समझ लीजिए कि सामंत का अर्थ होता है राजा का दलाल, राजा का दलाल। सामंत का अर्थ होता है राजा का दलाल। इस समझ लेते हैं कि सामंत का अर्थ होता है राजा का दलाल, क्योंकि सामंत का उसी से, या जमींदार उसको समझ लेते, जमींदार था। किसान का अधिकार उस पर नहीं था, जमीन उसका पैतृक जमीन है, लेकिन किसान का उस पर अधिकार नहीं है, किसान का उस पर अधिकार नहीं है, बल्कि सामंत का है। और किसका है? जमींदार का है। ये सब किसान का सहन नहीं जा रहा था। उसका कारण क्या था कि पैतृक जमीन था, पैतृक जमीन था, लेकिन उसका अधिकार नहीं रहता था। दूसरा कारण क्या था कि पूरे फ्रांस का जो झंडा था एक नहीं था। जैसे भारत है, मान लेते हैं, यह भारत है, भारत में 28 राज्य है, मान लेते हैं पूरा 28 राज्य अलग है। क्या सभी 28 राज्य के झंडा अलग अलग है कि 28 राज्य का झंडा एक है? सब जानता है 28 राज्य का, हमारे भारत का 28 राज्य का झंडा एक है, पूरे भारत का झंडा एक है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं कि नहीं, कहते हैं ना। तो उसी तरह फ्रांस था, फ्रांस में भी ना, फ्रांस में भी छोटे छोटे राज्य थे, और सभी राज्यों में ना अलग अलग झंडा था, सभी राज्यों में अलग अलग झंडा था। और यह तो था कि व्यापारियों को दिक्कत होती थी, अगर इस राज्य में, जैसे ये दो राज्य है, इसमें इसके अंदर दो राज्य है, और इस राज्य वाला इस राज्य में व्यापार करने गया तो इस राज्य वाला इसको मिल के मार देगा, काट देगा। दिक्कत ये होता था। तो एकता नहीं था, क्या नहीं था? एकता नहीं था। और क्या नहीं था कि एक झंडा नहीं था, एक झंडा नहीं था। अगर एक झंडा होता तो ये सब नहीं होता। और क्या था कि ये लोग जो थे ना वो आवाज़ नहीं उठा रहे थे। तो उन्हीं में से जानते हैं आप लोग कि वर्ग 3 प्रकार के होते हैं, एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। उच्च वर्ग तो समझ ही रहे होंगे, पादरी कुलीन, सबसे अच्छी स्थिति थी। देखिए ये खराब क्या था कि सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति खराब थी। सब जितना भी प्रदेश था इसमें जितना भी प्रदेश था सबकी आर्थिक स्थिति खराब थी। लेकिन जो पादरी थे, पादरी थे और कुलीन, पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी और कुलीन वर्ग के लोग जो थे उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, सॉरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, बाकी सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी। ये क्यों हुआ था कि पादरी हम जानते हैं कि फ्रांस में ईसाई समुदाय की संख्या अधिक है। अगर नहीं जानते हैं आप लोग तो आज से याद रखिएगा कि ईसाई समुदाय की संख्या अधिक थी। कहाँ? फ्रांस में। और फ्रांस में पादरी जैसे हम लोग में पंडित होता है, हिंदू धर्म में पंडित होता है, मुस्लिम में मौलवी साहब होता है, उसी तरह चर्च, क्योंकि जो ईसाई धर्म के लोग थे वो चर्च को मानते हैं, तो चर्च जो पूजा कराता है चर्च में उसे पादरी कहते हैं। और कुलीन वर्ग जिसके पास थोड़ा पैसा है, जो थोड़ा सबसे ऊंचा वर्ग है, उसे कुलीन वर्ग कहते हैं। तो इस सब की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो ये सब दिक्कत था। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ और मध्यम वर्ग के लोग जो थे सभी को समझाने लगे। मध्यम वर्ग के लोग सभी को क्या लगे? समझाने लगे। मध्यम वर्ग के लोग सभी को समझाने लगे, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और यही सब क्या बना? कारण बना 1789 ईस्वी के, क्योंकि वो पैतृक जमीन था, एकता नहीं था, एक झंडा नहीं था, मध्यम वर्ग नहीं थे, यह सब कारण था। और वह क्या कर रहा था? इस पर शोषण कर रहा था। कौन? लुई 16वां। और लास्ट में जानता है लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा के काट दिया था। और कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का उदय ना पुनर्जागरण काल में हो गया था।
अब आप लोग को लग रहा होगा पुनर्जागरण काल क्या है, उसका भी मेरे पास लाइए। पुनर्जागरण काल कहने का मतलब हुआ 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी तक जो भी विकास के कार्य हुए, जो भी आंदोलन हुए, जो भी युद्ध हुए, जो भी विकास के कार्य हुए, उसी को पुनर्जागरण काल कहते हैं। और आप लोग तो जानते हैं फ्रांस में 1789 ईस्वी में ये सब हुआ था क्रांति। तो ये अगर जो क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो आप इसे किस ढंग से लिखेंगे, तो मुझे तो यहाँ लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप करके मैं लिख देता हूँ। तो इसको अगर परीक्षा में आ जाता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1789 के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण सामाजिक, क्योंकि यह समाज के लिए था, सामाजिक कारण बना। आर्थिक रूप से सभी लोग कमजोर था, सभी गरीब था, इसलिए आर्थिक कारण बना। बौद्धिक कारण, क्योंकि वहाँ पर ईसाई समुदाय की संख्या अधिक थी, इसलिए बौद्धिक कारण बना। इस सब कारणों को माना जाता फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। हम बताए थे ना कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, लुई 16वां था, जो बहुत निरंकुशवादी राजा था, जो निरंकुशवादी शासक था। इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हम क्या बोले, इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यहाँ सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी और कुलीन वर्गों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति का मार्ग वोल्टेयर, रूसो तथा मोनेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इस क्रांति के मार्ग को वोल्टेयर, रूसो तथा मोनेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। यह ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिएगा। तो इतना आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर मुख्य 2 बार लिखा गया है। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। जो वियना सम्मेलन था ना 1815 ईस्वी में रखा गया था। वियना सम्मेलन कब रखा गया था, तो 1815 ईस्वी में, और इसके अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था। तो वियना सम्मेलन का क्वेश्चन पूछता है, और जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है, सब क्या है, VVI क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। 1789 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक जो भी घटना घटी उसे दोहराया न जाए, और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास के कार्य हुए उसे दबा दिया जाए, और कहा गया कि यूरोप की जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सब ऐसा इतना घोर प्रतिक्रियावादी राजा था कि बोला ना कि यूरोप की राजनीति में जैसा यूरोप की राजनीति है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ही पूछ लेता है हर साल, लगभग बहुत VVI, जितना इसको मोस्ट VVI बोल दे, क्या हम बोले इसको मोस्ट VVI हर साल लगभग पूछ ही देता है। तो वियना सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, और 2024 के नज़र से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या है। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था, और 1789 से 1815 ईस्वी तक जो भी घटना घटी उसे दोहराया ना जाए, और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास के कार्य किए गए उसे दबा दिया जाए, और कहा गया कि यूरोप की जैसी स्थिति है वैसी ही रहनी चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन। और अभी तक अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा डिस्क्रिप्शन में। ये तो हो गया। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था। इतना देर से हम मेटरनिक कर रहे थे, और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता भी कौन क्या था, मेटरनिक क्या था, क्योंकि यह कौन था। यह क्वेश्चन पूछता है, हर बात पूछ देता है। मेटरनिक
कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कथन था कि किसी भी देश या राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई मत करो। और 5वां क्वेश्चन है कि मेटरनिक काल क्या है या मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं? तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमको लगता है वीवीआई, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर, चांसलर करने का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। चांसलर कहने का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। यह भी प्रतिक्रियावादी राजा ही था। इसका कथन था कि किसी भी देश या राज्य में शासन तो करो, किसी भी देश या राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। सोचो यह कितना घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। और 5वां क्वेश्चन कहता है मेटरनिक काल क्या है? जिसका काल होता है क्या? जैसे मोदी काल पूछ दिया तो मोदी कब से कब तक भारत में शासन किया, वह मोदी काल हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी कब से कब तक शासन किया, वह अटल बिहारी वाजपेयी काल हो गया। उसी तरह मेटरनिक था, मेटरनिक कब से कब तक शासन किया ऑस्ट्रिया में, वह उसका शासन काल हो गया। तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को मेटरनिक काल कहा जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूलें, ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ।